अभी करंट में एक मुद्दा जिसका पार्टी जोरों शोरों से प्रचार कर रही है और वो ये है कि इंडिया जो कि दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। यानी कि हमने फ्रांस और यूके जैसे बड़े नेशंस को ऑलरेडी पीछे छोड़ दिया है और अगर हम आगे भी ऐसे ही ग्रो करते रहे तो हमें 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने से कोई नहीं रोक सकता। यानी कि हम जर्मनी और जापान जैसे बड़े नेशंस की इकोनॉमी को भी बीट कर देंगे। पर वेट उनकी इकोनॉमी को बीट करेंगे, ना कि उनके यहाँ के लिविंग स्टैंडर्ड्स को। क्योंकि चाहे हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी भी क्यों न बन जाए, ये बड़े बड़े दावे आम पब्लिक का लिविंग स्टैंडर्ड्स इन नेशंस के कंपैरिजन में अच्छा नहीं हो पाएगा। पर ऐसा क्यों? तो इकोनॉमी के पीछे की जो रियलिटी है उसको डिटेल्स में समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। What everyone is waiting for. Arvind Kejriwal slamming the union budget, saying that it's only going to increase inflation. इलेक्शन के लिए इनकम टैक्स का रिलीफ मिला है, बाकी कुछ नहीं। There is a weakness in the budget. There was no mention of NREGA. There was no mention of unemployment. There was no mention of inflation. ये बिक गई है गवर्नमेंट। अमृत काल में अमृत के लिए तरस रहा है आम इंसान। तो अभी इंडिया की जो टॉप 10% पॉपुलेशन है वो देश की 77% वेल्थ जनरेट करती है। यानी बाकी की 90% पॉपुलेशन सिर्फ 27% वेल्थ जनरेट करते हैं। और इसके अलावा देश में जो टॉप 1% पॉपुलेशन है वो 70% की वेल्थ जनरेट कर रहे हैं। और यही टॉप 1% लोग एक लग्जरियस लाइफ स्टाइल इंजॉय करते हैं। पर इसी देश में 70 करोड़ लोगों की आमदनी सिर्फ 1% से बढ़ रही है। यानी कि इन लोगों की इनकम इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पा रही है, जिसके कारण हर साल 6 करोड़ लोग गरीबी रेखा में पहुंच जाते हैं। यानी कि चाहे भले ही हमारी इकोनॉमी लगातार बढ़ती जा रही है पर एक्चुअल में गरीब लोगों को उतना बेनिफिट मिल नहीं पाता। पर अगर हम इकोनॉमी को भी देखें तो अगले 4 सालों तक हमारी कंट्री 8% से ज्यादा की ग्रोथ रेट से ग्रो करे तब कहीं हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी हमारी पर कैपिटा इनकम अंगोला जैसे देशों के बराबर और बांग्लादेश से कम है। पिछले कुछ सालों में देश में IT, टेक और स्टार्टअप्स में रेगुलेशंस आ रहा था, लेकिन इंटरनेशनल फंडिंग्स न आने की वजह से इन सेक्टर्स में क्राइसिस खड़ा हो गया है। और अब हालत ये हो गई है कि कई सारे स्टार्टअप्स बंद होने की कगार पर है और कुछ स्टार्टअप्स तो ऑलरेडी बंद हो चुके हैं। इसके अलावा इन क्राइसिस की वजह से पिछले कुछ समय में लगभग 30,000 लोगों की नौकरियां भी चली गई है। और अगर आप ये सोचते हो कि ये तो नए स्टार्टअप्स की बात है इसलिए लॉसेस होते होंगे, पर अगर आप ये सोचते हो तो आप गलत हो। क्योंकि कई सारी बड़ी कंपनी से भी 25,000 जॉब्स कम हुई है। इनमें इन्फोसिस, विप्रो जैसी बड़ी कंपनियां शामिल है। कई रिपोर्ट्स ने ये भी बताया है कि इंडिया को 20 करोड़ नई नौकरियों की जरूरत है, पर सरकार युवाओं के लिए जॉब्स ही क्रिएट नहीं कर पा रही है। और जो लोग एजुकेटेड है, जो जॉब ढूंढ रहे हैं, उनको जॉब मिल नहीं रही है। और अगर महिलाओं की भी बात करें तो उनके लिए तो अवसर और भी कम है। लेटेस्ट पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे यानी PLFS जो कि एनओसी के द्वारा कराया जाता है, इसमें बताया गया है कि 2018 से 2019 में 22% का शेयर था वुमेन विद रेगुलर बैक वर्क में। पर अब ये गिर कर कोविड के बाद 2022-23 में मात्र 16% रह गया है। इसको अगर हम ऐसे समझे कि अगर देश में 100 लोग हैं जो काम कर रहे हैं तो उसमें से सिर्फ 16 महिला ही है जो एज अ वर्क फोर्स है। ये आंकड़ा बांग्लादेश में आपको 42% मिल जाएगा। तो मेक इन इंडिया का जो एम्बिशन स्टार्ट किया गया था तब तो उसे राइट डायरेक्शन में देखा जा रहा था, पर सबको लग रहा था कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव से दुनिया भर से सारी कंपनीज भारत आएंगी और ये कंपनियां भारत में प्रोडक्ट बनाकर इन्हें भारत में और दुनिया भर में सस्ते दामों और अच्छी क्वालिटी में बनाकर सप्लाई करेंगे, ऐसा प्लान था। पर कुछ बड़ी कंपनियों को छोड़ दे तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। और यहाँ तक कि चाइना से बाहर जाने वाली कंपनीज भी भारत आने की बजाय सिंगापुर, वियतनाम जैसे देशों में चली गई। इसके अलावा FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी सबसे कम हुआ है, पर इसमें इन्फ्लेशन का भी एक मेजर रोल है। इससे हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। हाँ, कुछ गुड बिजनेस डेस्टिनेशंस को अगर छोड़ भी दे जैसे सिंगापुर, UAE, मैन्युफैक्चरिंग में भी कोई खास ग्रोथ हो नहीं रही है, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तो रिकॉर्ड लो लेवल पर जा रहा है और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बढ़ा है। क्योंकि मेक इन इंडिया की पब्लिसिटी तो बहुत जोरों शोरों से की गई थी, पर ग्राउंड पर इनका उतना बड़ा इम्पैक्ट ना के बराबर हुआ। जिसका डिसएडवांटेज ये हुआ कि कई बड़ी स्टार्टअप्स कंपनी भी भारत छोड़कर बाहर दूसरी कंट्रीज में चली गई। सरकार ने भी रूल्स और रेगुलेशन से कंपनियों पर काफी ज्यादा प्रेशर डाल दिया। सरकार ने खुद संसद में बताया कि 2783 फॉरेन कंपनी और उनकी सब्सिडरीज ने भारत से पुल आउट कर लिया, जिनमें कुछ बड़ी कंपनी कैन एनर्जी, होलकिम, दाइची, सांक्यो, कोरफोर, हेंकल, हार्ले डेविडसन और फोर्ड मोटर कंपनी।
अभी प्रेजेंट में मनरेगा स्कीम पर गवर्नमेंट करोड़ों रुपए स्पेंड कर रही है, क्योंकि कोविड से पहले तो फिर भी उतनी नहीं, पर कोविड के बाद तो देश में नौकरियां उतनी है नहीं, इसलिए लोग इन सरकारी स्कीम्स पर डिपेंडेंट है। प्लान तो ये था कि मनरेगा स्कीम को धीरे धीरे कर बंद कर दिया जाएगा, पर पिछले कुछ सालों में सरकार इसमें और पैसे डाले जा रही है, क्योंकि नौकरी के कोई और अवसर है नहीं रूरल इंडिया में, और 80 करोड़ लोगों को तो फ्री में अनाज देना पड़ रहा है। PwC के सर्वे ने बताया है कि 63% इंडियन कंज्यूमर ने नॉन एसेंशियल स्पेंडिंग को कट कर दिया है, और अब वो सिर्फ जरूरत की चीजों पर ही पैसे स्पेंड करते हैं। 74% इंडियंस ने पर्सनल एसेंशियल को लेकर चिंतित है, और होम लोन का इंटरेस्ट रेट भी 20% बढ़ गया है। साथ में ही EMI पर भी चार्जेस इंक्रीज हुए हैं। इंडिया का जो एक्सटर्नल डेट है वो 629.9 बिलियन हो गया है जून 2023 में। इंडिया का डेट टू GDP रेशियो फाइनेंशियल ईयर 2025 में पीक करेगा 82.3% से। तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? सबसे पहला सोल्यूशन तो यही है कि एटलीस्ट गवर्नमेंट प्रॉब्लम को एक्नॉलेज तो करे, तभी तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर पाएंगे। रिड्यूस टैक्स, गवर्नमेंट को कुछ टैक्स रिड्यूस करने की जरूरत है, तभी तो गवर्नमेंट डेट रिड्यूस होगा और भारत में और भी ज्यादा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगी। थर्ड, फ्रीबीज स्कीम्स को रोकने की जरूरत है, क्योंकि वोट बैंक की पॉलिटिक्स में फ्रीबीज का लॉलीपॉप दे दिया जाता है। फोर्थ, गवर्नमेंट को सेविंग करनी चाहिए, तभी तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ेंगे। फिफ्थ, सरकार स्टेबल हो ताकि फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया पर रिलाई कर सके और जिससे और भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट इंडिया में आए। इस पर आपके क्या थॉट्स है हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।